आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली जो रीट की पात्रता परीक्षा है उसके हम सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर है वो कर रहे हैं और आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 20 रहने वाला है। तो आइए हम 20 नंबर का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करते हैं। आज का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न यानी सामाजिक अध्ययन करने वाले हम, और पहला प्रश्न यानी 91 नंबर का प्रश्न है वे कि वह मोहर जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पाशुपति शिव जैसे प्रतीत होती है वह मिली है हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से। कहाँ से मिली है कि योगी की आकृति की बनी हुई पाशुपति शिव के जैसी प्रतीत होती है, तो वह हमें कहाँ से मिलती है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92, ऋग्वेद में किन नदियों का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया? सबसे ज्यादा प्रयोग ऋग्वेद के अंदर कौन सी नदियों का प्रयोग है? सिंधु और सरस्वती का, चिनाब और व्यास का, रावी और सतलज का या सिंधु और व्यास का? तो ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग है वो सिंधु और सरस्वती का प्रयोग हुआ है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 66 है, 90 है, 181 है या 360 है? तो कुल अक्षांशों की हम बात करें तो इनकी संख्या 181 है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है इक्विनॉक्स या विषुव के समय है। दिन और रात समान अवधि होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, वर्ष के सबसे छोटे दिन सबसे बड़ी रात होती है, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है। तो विषुव का जो समय है वहाँ के ऊपर दिन और रात की अवधि समान होती है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है भारत की कुल जनसंख्या में वर्ष 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.84%, 70% या 31.16% या 30%। तो भारतीय जो जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.84% है, तो पहला ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 की ओर चलते हैं। सिहली परंपरा में किस मौर्य शासक को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है? सकल जम्बूद्वीप का स्वामी है वो किसे कहा गया है? अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को या दशरथ को? तो चंद्रगुप्त मौर्य है इसे सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है मौर्य काल में परण्य कर किससे संबंधित था? मौर्य काल के अंदर एक कर लिया जाता था जिसका नाम परण्य है, वह किससे संबंधित है? राज्य की भूमि से होने वाली आय का, या आपातकालीन कर, या नगद लिया जाने वाला कर, या शिल्पकला कर? तो वह कौन सा होता था? आपातकाल के समय जो ऋण लिया जाता था वह परण्य कर के नाम से जाना जाता था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 व्यापारिक पवनों की दिशा होती है विषुवत रेखा से उष्णकटिबंध की ओर, या उष्णकटिबंध से ध्रुव क्षेत्र की ओर, या उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा की ओर, या उपयुक्त सभी? तो व्यापारिक जो पवनें होती हैं उनकी उपोष्ण उच्च वायु दाब से विषुवत रेखा की ओर होती है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, 3 भाग हैं या 2 भाग हैं या 1 भाग है? तो आर्यभट्ट का ग्रंथ जिसका नाम आर्यभट्टीय, इसके कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है प्राचीन भारतीय साहित्य में यवद्वीप के नाम से जाना जाता था। यवद्वीप के नाम से किसे जाना जाता था? सुमात्रा को, कंबोडिया को, वियतनाम को या
जावा को। तो जो जावा है इसे यव द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक है वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानुज या रामानंद। तो गौड़ीय संप्रदाय इसके चैतन्य महाप्रभु है वो संस्थापक रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना का हैरावल भाग का नेतृत्व किया था। हैरावल भाग है उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? झाला अज्जा ने, पुंजा ने, हाकिम खां सूरी ने या हसन खां मेवाती ने। तो किसने किया था? हसन खां सूरी के द्वारा जो हैरावल भाग है प्रताप की सेना का वो किया गया था। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? सद उस सुदूर, मीर बख्शी, वाकिया ए नवीस या वर्दीवान ए आला। तो मुगल काल के अंदर जो केंद्रीय मंत्री होता था उसे वर्दीवान ए आला के नाम से है वो जाना जाता था। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने की तारीख क्या तय की गई थी? 29 मार्च, 31 मई, 10 अप्रैल या 5 जून। तो जो समय है वो निर्धारित किया गया था 31 मई को निर्धारित किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या उपयुक्त सभी। तो अम्लीय वर्षा है वो किन गैसों से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से और नाइट्रिक ऑक्साइड, इन सभी का योगदान है इसके अंदर रहता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या 51वें संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा है वो किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, कनाडा के संविधान की, अमेरिका के संविधान की या जर्मनी के विमर्श संविधान की। तो भारतीय संविधान के अंदर आपातकालीन जो शक्तियां ली गई है वो जर्मनी के संविधान से, जर्मनी नहीं है, जर्मनी के संविधान से, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है। यह पूछा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो कौन सा नहीं है? भारत की प्रभुत्ता बनाए रखने का ये मौलिक कर्तव्य के अंदर नहीं आता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, वे नियमित हवाएं जो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा के उपनाम से जानी जाती है निम्न में से किस प्रकार की हवाएं हैं? ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने, चक्रवातीय पवने या व्यापारिक पवने। तो एक प्रकार की पछुआ पवने हैं, इन्हें हम गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा नाम से जाने जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? वर्तमान में ये पूछा है 10 है, 11 है, 7 है या 6 है। तो उस समय 7 थी लेकिन वर्तमान में 6 है। एक संपत्ति का अधिकार है उसे वो हटा दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, 1 मिनट, सॉरी, क्या पूछा है? कर्तव्य पूछा है, मैं मूल अधिकारों के ऊपर चला गया था। तो इनके वर्तमान के अंदर है वो 11 ही, पहले 10 थी और मूल कर्तव्य हैं इसके अंदर। सही है भाई, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नियुक्त करता है। राजस्थान के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय है उसके अंदर कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है? तो केंद्रीय कुलपतियों की वो तो राष्ट्रपति करेगा। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन है वो किया जाता है? भूकंपीय तरंगों का, पवनों की गति का, चक्रवातों की शक्ति का या वर्षा की मात्रा का। तो किसका किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का है
वो किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन कभी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं? वेदपाल त्यागी, अंशुमान सिंह हैं, केडी शर्मा या जगत नारायण, कौन है वो राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल है वो नहीं रहे हैं? तो अंशुमान सिंह हैं, ये नहीं रहे हैं। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या, किसी राज्य की बात पूछ रहा है। 552 और 60, 500 व 60, 60 व 500, 495 और 55, क्या पूछा? सबसे पहले अधिकतम और उसके बाद न्यूनतम है वो हमें पूछा गया है। तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सभापति करता है, जिला मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त या मेयर? तो कौन करता है? मेयर के द्वारा की जाती है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 116, 1 रुपये के नोट के ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव का, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के, वित्त मंत्री का, या इनमें से कोई नहीं। जो 1 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, वर्तमान में राजस्थान की सहकारिता कानून कब से लागू हुआ था? सहकारिता का कानून कब से लागू हुआ है राजस्थान के अंदर? 2 जनवरी 1956 को, 2 अक्टूबर 1965 को, 2 दिसंबर 1966 को, या 2 जनवरी 1979 को? तो कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1965 को ये लागू हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? किसकी? एक तो अकबर की और एक जहांगीर की, दोनों की सेवा के अंदर है। कौन सा रहा था? दलपत सिंह हैं, राय सिंह हैं, राव कल्याणमल या सूर सिंह हैं? तो जो राय सिंह हैं वो दोनों शासकों की सेवा के अंदर है वो रहे थे। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, बुंदे के किस शासक ने मेवाड़ की महाराणा लाखा को पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुंदी का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मेवाड़ की महाराणा लाखा को पराजित कर दिया था? नाथूजी हाड़ा, हल्लूजी हाड़ा, बिरमजी हाड़ा और हामूजी हाड़ा। तो बूंदी का वह शासक जिसने महाराणा लाखा को पराजित है वो कर दिया था, तो हामूजी हाड़ा है वो रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथ में, मस्तिष्क पर या कमर पर? तो गले के अंदर है वो हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, राम स्नेही संप्रदाय का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थित है। कार्यालय कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा में, खेड़िया में, सोडा में, या कोई नहीं। जो राम स्नेही संप्रदाय है इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो शाहपुरा के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, मृदा संरक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग तटीय प्रदेशों एवं शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए किया जाता है ताकि मृदा का आवरण है को बचाया जा सके? रखल मेखला, मलच बनाना, या वेदिका फॉर्म, या बीज की फसल का उगाना? तो मृदा संरक्षण का विधि का प्रयोग वो भी तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों के अंदर है। वो कौन सी विधि का? तो रक्सल मेखला है इसका किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी है, कोयला, जल विद्युत या गवारिये? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा नहीं है? तो ज्वारीय ऊर्जा है वो नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, पूर्णतः जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जैविक कृषि खेती कर रहा है वो असम है, मिजोरम है, सिक्किम है, या राजस्थान है? तो असम है वो पूर्ण रूप से किसका प्रयोग कर रहा है? जैविक खेती है वो कर रहा है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, निम्न फसलों में खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है वो कौन सी? ये पूछा है। चना है, जूट, सरसों, जीरो? तो सरसों है वो खरीफ की फसल है। प्रश्न नंबर 123 है, भारत की सबसे प्राचीन, सपने नहीं बल्कि
यहाँ पर भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी थी? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या विंध्याचल? सबसे पुरानी है वो अरावली है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। प्रश्न नंबर 124 है, राजस्थान में होने वाली शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभीय वर्षा को क्या कहा जाता है? राजस्थान के अंदर हमारा ये राजस्थान का नक्शा है और यहाँ पर यह पूछा है कि पश्चिम इधर वाली साइड के अंदर जो वर्षा होती है शीतकाल के अंदर, इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्या काल वैशाखी, आम्र वर्षा, कपाशीय वर्षा या मावठ? तो इसे मावठ के नाम से है वो जाना जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य के अंदर है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार वन है वो कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा के अंदर? तो मध्य प्रदेश में है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वन है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहकर के संबोधित किया है। तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 130 है, पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है या चीन है? तो पटसन का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया है? भंडारकर ने, कनिपम ने या सीवी वेद ने या जयानक भट्ट ने? तो इतिहासकार चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताने वाले हैं वो भंडारकर है। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला लिंगानुपात वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा है, सिक्किम है या गोवा है? तो हरियाणा के अंदर सबसे कम है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, अरावली प्रदेश राजस्थान के किस जिलों से विस्तार नहीं है? यह पूछ रहा है। नहीं है दौसा में, राजसमंद में, जयपुर में या सीकर में? तो कहाँ पर है वो? नहीं है। तो सीकर के अंदर है इसका विस्तार है वो नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, राजस्थान में भूजलीय स्तर का मुख्य कारण क्या है? गिरने का मुख्य कारण क्या है? सीमित वर्षा जल संरक्षण की कमी, नदियों की कमी या अत्यधिक दोहन होना? तो अत्यधिक दोहन है ये इसका प्रमुख कारण है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, जोधपुर जिले में कौन से रंग का पत्थर निकलता है? हरा, स्लेटी, पीला या लाल? तो जोधपुर के अंदर है वो लाल पत्थर है वो निकाला जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, बरसिंगसर पावर परियोजना है लिग्नाइट आधारित है या गैस आधारित है या परमाणु ईंधन आधारित है या तरह ईंधन आधारित है? परमाणु ईंधन आधारित है या गैस आधारित है या लिग्नाइट आधारित है? तो लिग्नाइट आधारित है। बरसिंगसर का पावर प्लांट लगा हुआ परियोजना वो लिग्नाइट आधारित है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, जयपुर जिले में मानपुरा मोचड़ी का विकास किया गया। मानपुरा मोचड़ी का जो विकास है वो किस उद्देश्य से किया गया था? सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में, लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में या हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में? तो किस कॉम्प्लेक्स के रूप में है वो? जयपुर के अंदर मानपुरा मोचड़ी, तो यह लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में हुआ है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हैं यहाँ पर। प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? भीनमाल से, कालीबंगा से, विराट से या आहट से?
तो कालीबंगा है, वहाँ से भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो देखने को मिलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, नानक भेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बूंदी किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से या विजोलिया किसान आंदोलन से? तो नानक भेल है, उनका बूंदी किसान आंदोलन से संबंध रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, ब्रिटिश इतिहासकार सफ्टियार्ड किपकिंग ने एक लंबा समय राज्य के किस दुर्ग में बिताया था? चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में या कुंभलगढ़ में या रणथंभीर या रणथंभौर में? तो कहाँ पर ब्रिटिश इतिहासकार शिपयार्ड किपकिंग ने सबसे ज़्यादा है वो बिताया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ये सबसे ज़्यादा समय बिताया था। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, जीवन माता का मेला लगता है चाकसू जयपुर में, सीताबड़ी बारा में या रेवासा सीकर में या देशनोक बीकानेर में? तो जीवन माता का जो मंदिर रेवासा सीकर में है और यहाँ पर मेला है वो सबसे अधिक भरता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। फूलडोल का जो महोत्सव वो किस लिए प्रसिद्ध है? सयापुरा जयपुर में, लालसोट जयपुर में, आसिंद भीलवाड़ा में या शाहपुरा भीलवाड़ा में? तो कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फूलडोल महोत्सव है वो प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या मानव? सामाजिक अध्ययन का जो केंद्र बिंदु रहा है वो मानव को लेकर के हम अध्ययन करते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कथा से प्रारंभ करना चाहिए? किस कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए? कथा का इनको कक्षा है, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुई है। प्रथम से, द्वितीय से, पांचवी से या आठवीं से? सामाजिक अध्ययन का शिक्षण है वो कौन सी कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए? यह प्रश्न हमें पूछा है तो ये प्रथम कक्षा से कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 145 है, अध्यापक के द्वारा कक्ष में पूछे जाने चाहिए क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या लघु उत्तरात्मक प्रश्न या उपयुक्त सभी? तो अध्यापक के द्वारा कक्षा के अंदर प्रश्न है वो किस तरीके से निबंधात्मक प्रश्न है वो पूछे जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 146, शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन करता है? भर्त्सना के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा या उपयुक्त सभी? तो किसके द्वारा? देखिए कभी कभी उसकी आलोचनाएं हो जाती है, उसकी प्रशंसा होती है पुरस्कार देकर के, तो उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, चिंतन का प्रतीक है, सामाजिक है, शारीरिक है, मानसिक है या आर्थिक है? तो मस्तिष्क में होते हैं चिंतन, तो इसका मानसिक है वो हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, प्रशा प्रतिमान के प्रतिपादक रहे हैं, प्रवर्तन किसने? जॉन डीवी ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, किलपैट्रिक ने, रिचर्ड सकमैन ने? तो प्रशा जो प्रतिमान है वो रिचर्ड सकमैन ने दिया था, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, मेले व तमाशे शिक्षण के किस प्रकार के साधन हैं? सर्वे साधन है, दृश्य साधन है या व्यक्तिगत साधन है या इनमें से कोई नहीं? तो यह एक प्रकार के दृश्य साधन है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, किलपैट्रिक के द्वारा परियोजना कार्य के बताए गए, परियोजना के कार्य हैं वो बताए हैं, 2 बताए हैं, 3 बताए हैं या 4 बताए हैं या 6 बताए हैं? तो इन्होंने 4 कार्य है वो बताए हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब हम मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है अगर शिक्षण की तकनीकी अपना करके या परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर के या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके
या रहने को प्रोत्साहन करके, तो शिक्षा के अंदर अधिगम पर के ऊपर बल है देने का परिवर्तन हो सकता है। तो कैसा होता है? बाल केंद्रित पद्धति अपना करके होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर दूसरा विकासात्मक मनोविज्ञान है। समाज मनोविज्ञान का विस्तार, बाल विकास का विस्तार या बाल मनोविज्ञान का विस्तार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल विकास का इसके अंदर विस्तार होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। सीखने का आदर्श काल, जीवन का निर्माणकारी काल, भावी जीवन की आधारशिला या जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। तो यह जीवन का शैशवावस्था है वो निर्माणकारी काल है, वो होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास के ऊपर अधिक अवलंबित होता है? संवेगात्मक, मानसिक, गामक या शारीरिक। तो सर्वांगीण विकास है बालक का वो गामक विकास के अंदर है, वो होता है। क्रियाएं करके बालक है वो सीखता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अभिव्यक्ति के सत्व को स्वीकार किया था। पियाजे ने, फ्राइड ने, कोवलबर्ग ने या एरिक्स ने। तो व्यक्तित्व के विकास की सामाजिक अनुभूतियों का है वो करने वाले एरिक्सन है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है रॉबर्ट गेने के द्वारा बताए गए अधिगम प्रकार में शामिल नहीं है। शुद्धिकरण, श्रृंखला, संकेत और संप्रति। शुद्धिकरण कोई यदि इसके अंदर नहीं हुआ है तो पहला ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है अधिगम के संबंधवाद या बंध सिद्धांत का संबंध में मरिय वैज्ञानिक थे। किस मनोवैज्ञानिक का है? पावलो का, थोंडाई का, स्किनर का या कोहलर का। तो किसका रहा है? थोंडाई का रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है थोंडाई के सीखने में गौण नियमों में कौन सा शामिल है? गौण नियमों के अंदर पूछा है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या अभ्यास का नियम। अभ्यास है वो 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो यह आंशिक क्रिया का जो नियम है वो होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है पावलो के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं? अदृश्य अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया या अव्यक्त अनुक्रिया या अनानुबंधित अनुक्रिया। तो केवल ध्वनि के उपस्थित करने के बाद भी अनुक्रिया होती है, उसे पावलो ने अनुबंधित अनुक्रिया है वो कहा है कि अनुबंधन उसके साथ एक बंधन है, बॉन्ड बन गया है। इन 2 क्रियाओं के मध्य इसका है वो बॉन्ड बन गया है, तो इसे हम अनुबंधित अनुक्रिया कहेंगे। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं? फ्राइड हैं, यूंग हैं, कॉर्ट लेविन है या मैकडूगल है। तो मैकडूगल ने अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किसने दिया था? शेल्डन ने, स्प्रेंगर ने, आल्पोर्ट ने, वुडवर्थ ने। तो स्प्रेंगर है, इन्होंने व्यक्तित्व की समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास किया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में शामिल विधि है? आत्मकथा विधि, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या निरीक्षण विधि। तो कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर है वो शामिल किया जाता है? तो निरीक्षण विधि है वो हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है थ्रस्टन ने समूह तत्व सिद्धांत में बुद्धि को कितनी मानसिक योग्यताओं के अंदर बताया है? 7, 3, 5 या 10। तो थ्रस्टन का बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत या समूह तत्व का सिद्धांत है, उसके अंदर उन्होंने 7 कारक हैं वो बताए हैं, 7 प्रकार से मानसिक योग्यताओं को जुड़ा हुआ बताया है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? प्रतिपादन है वो किया था 1981 में, 1983 में, 1993 में या 1998 में। तो 1983 के अंदर है वो किया था। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए?
अत्यधिक सरल होना चाहिए, रुचि के अनुकूल होना चाहिए, अक्षमता के अनुकूल होना चाहिए, या 2 व 3 सही है। तो 2 और तीसरे यानी रुचि के और अक्षमताओं के अनुकूल है वो होना चाहिए। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों को होना चाहिए अभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी है वो होना चाहिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 10 से अधिक, 110 से अधिक, 80 से कम, 80 से 90 के मध्य, 90 से 110 के मध्य। तो 90 से 110 के मध्य होती है, उसे हम सामान्य बालकों की श्रेणी के अंदर रखते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में गुण होने चाहिए उच्च आकांक्षाओं का, निर्णय शक्ति का, व्यवसाय को संतुष्टि का, उपयुक्त सभी का। तो उपयुक्त सभी का इनके अंदर है गुण होना चाहिए, उच्च आकांक्षाओं का, उच्च आकांक्षा, निर्णय शक्ति और व्यवसाय का। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है नाच न जाने आंगन टेढ़ा नामक कहावत किस मानसिक मनोरचना का चरितार्थ करती है? उदात्तीकरण का, प्रतिगमन का, प्रक्षेपण का या युक्तिकरण का। तो किसका करती है? वो प्रक्षेपण कर रही है, आरोप लगा रही है, काम तो खुद को नहीं आ रही लेकिन आंगन को बोल रही है कि आंगन टेढ़ा इसलिए मैं नाच नहीं सकती। तो यह हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20 है प्रतिभाशाली बालक में अवधान यानी अटेंशन की शक्ति होती है, कम होती है, बहुत ही कम होती है, तीव्र होती है या औसत होती है? प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसके अंदर तीव्र होती है अवधान की। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है सृजनशीलता की विशेषता नहीं है नमनीयता, निरंतरता, कल्पनाशीलता या उदरदर्शिता। तो सृजनशीलता है उसकी एक विशेषता है, वो अदूरदर्शिता नहीं होती है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है जॉन डीवी व रायबर्न के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया है द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, एक व दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। जॉन डीवी ने क्या माना है और रायबर्न इन दोनों ने शिक्षा की प्रक्रिया है वो कैसे बताई है? तो त्रिमुखी प्रक्रिया इन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये बताया इन्होंने। प्रश्न नंबर 23 है एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण का जो सिद्धांत है नहीं है विभिन्न स्तरों के अनुकूल का पाठ्यक्रम, लचीलेपन का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत या शिक्षक केंद्रित सिद्धांत। तो शिक्षक केंद्रित सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, बाल केंद्रित सिद्धांत का है वो क्या है? तो इसका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु वर्ग के बालकों के लिए प्रभावी है? 6 से 14 वर्ष के लिए, 0 से 14 वर्ष के लिए, या 6 से 18 वर्ष के लिए, या 6 से 21 वर्ष के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए एनसीएफ आरटी 2009 का है वो शिक्षा के क्षेत्र में इसका है वो किया गया है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों की कल्पना शक्ति, निर्णय शक्ति, व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है? वस्तुनिष्ठ के माध्यम से, निबंधात्मक के माध्यम से, अति लघुतरात्मक के माध्यम से या लघुरात्मक के माध्यम से? तो क्या पूछा है? प्रश्नों की कल्पना शक्ति और निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व का पता है वो जो निबंधात्मक प्रश्न है इसके माध्यम से हम लगा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में शामिल नहीं है विभेदीकारिता, व्यापकता, स्पष्टता या नमनीयता। तो नमनीयता है वो इसके अंदर नहीं आएगा, चौथा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र के अंदर होता है। बिल्कुल सही है, सतत एवं व्यापक क्षेत्र के अंदर है मूल्यांकन होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन यह भी सही है, सह संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है, यह भी सही। इस प्रकार उपरोक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है एक बालक जो स्कूल से रोजाना भाग जाता है उस बालक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी होगी? केस स्टडी, सर्वेक्षण विधि, परियोजना विधि या प्रश्नावली विधि? तो कौन सी हो जाएगी उसके लिए? केस स्टडी है वो सिर्फ अकेले विद्यार्थी के लिए, एक ही बालक के लिए होगी, तो वो केस स्टडी यानी पहला ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है चालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है वातावरण,
बुद्धि, मृत्यु व वंशानुक्रम, चालक और अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर किसे शामिल है वो नहीं, तो मृत्यु को शामिल नहीं किया जाता। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है समाजमिति विधि के प्रतिपादक है। कौन सी विधि समाजमिति विधि है? मोर्गन व मुर्रे, लियोपोल्ड बेलक, टेंडरल, जीएल मोरेनो। जीएल मोरेनो ने समाजमिति विधि है वो दी है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है हिंदी भाषा के प्रश्न, हम 30 प्रश्न है वो हिंदी भाषा के करने वाले हैं। पहला प्रश्न है जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है वो संभवता से ग्रसित होते हैं। गणितीय क्षमता से, स्वर अक्षर क्षमता से, या पठन क्षमता से, या लेखन क्षमता से। तो लिखने से संबंधित होती है, तो लेखन क्षमता से संबंधित है वो होते हैं। डिस्ग्राफिया हम जिसको कहते हैं, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रक्षेपक, स्लाइड प्रक्षेपक में, अपारदर्शी प्रक्षेपक, या एपीडाइस्कोप में, या फिल्म स्ट्रिप के अंदर। तो दृश्य उपकरणों का पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का जो प्रयोग है वो होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं उसके अंदर होता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है दी गई सामग्री में से शेष से भिन्न सामग्री को चुनिए। समाचार पत्र है, टेलीविजन है, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य है। तो टेलीविजन है वो दृश्य सामग्री है, दृश्य सर्वे, और सभी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है पठन सामग्री, दृश्य सामग्री के अंदर आता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर में तादात्म्यकरण का अवसर है, तादात्म्यता का अवसर देते हैं। मुझे ये आंशिक सही लग रहा है, एक मिनट आगे चलते हैं। बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित नहीं करते, ये तो गलत हो गया। बच्चों को विस्तार अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं। एक मिनट इसको देखते हैं। बच्चों को सही आकलन करने में सदैव मदद नहीं करते, यह हो गया। तो बच्चों और शिक्षकों के नहीं, तो इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन लड़के व लड़कियों को अलग अलग करके किया जाता हो। गलत है, अलग अलग नहीं हो सकता। अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जाए, देखिए अनिवार्यता नहीं हो सकती, कभी कभी होता है। नियमित रूप से किया जा रहा हो या प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का, तो नियमित रूप से है वो किया जा रहा हो, ये इसका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। कहानी पढ़कर के प्रश्न के उत्तर दो, कहानी पढ़कर के प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर के कोई 3 मिश्र वाक्य बनाओ, या कहानी पढ़कर के 5 मुहावरे छांटो। रचनात्मक आकलन तो है, तो रचना का मतलब नए आकलन है, उसके बालक के अंदर कब आएंगे? तब प्रश्न बनाने के लिए कहेंगे, तो उसका मस्तिष्क है वो अधिक विचरण है वो करता हुआ प्रश्नों का निर्माण करेगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है अध्यापिका के द्वारा केवल विद्यार्थियों के व्याकरण का परीक्षण करने में सहायक होगा। मानक संदर्भ परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, मौखिक परीक्षण, या कसौटी संदर्भित परीक्षण। तो कौन सा परीक्षण है वो कसौटी, यानी एक ही चीज़ के ऊपर लेकर के हम चल रहे हैं तो वह व्याकरण हो जाएगी, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है सुनीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भावों के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह है वो देंगी? कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधियों कविता शिक्षण का एक अनिवार्य पक्ष है, या कविता भाषा व्याकरण विशेष पर बल दिया जाए। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, या कविता का एक निश्चित भाव व अर्थ नहीं हो सकता। देखिए अर्थ नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पर है वो हो गया गलत। ये पूछा हमें हिंदी भाषा कक्षा 8वीं के अंदर पढ़ाई जाती है, कविता का एक निश्चित भाव होता है, अर्थ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। कविता में गद्य नहीं हो सकता, गद्य के अंदर तो नहीं होता। कविता भाषा व्याकरण ये भी होगा। आकलन अलंकार और विशेष बल नहीं, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं, आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। वह स्थिति आपकी कक्षा में
संसाधनों का कार्य करेगी, बच्चों को अलग असीमता का निर्माण करने में सहायक होगी, या विभिन्न भाषाई संरचनाओं को जानने का अवसर उपलब्ध कराएगी। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके अंदर संसाधन का कार्य वो करेगी, अलग असीमता निर्माण करेगी और भाषा संरचना जानने की अवसर उपलब्ध करवाएगी। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जा सकता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं होता है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। तो हमें जो व्याकरण का जो संदर्भ है उसका शैक्षिक निहितार्थ होता है कि व्याकरण का संदर्भ है वो पाठ्य पुस्तक के अंदर ही होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक प्रभावी तरीका होता है। व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्य पत्रक तैयार करने बच्चों को देना, बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना, या पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना। तो क्या होगा, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में प्राथमिक स्तर के अंदर व्याकरण शिक्षण का प्रभावी तभी होगा जब पाठ पढ़ा रहे हैं और उसके अंदर संदर्भ के अनुसार आए हुए जो व्याकरणिक बिंदु उनको हम स्पष्ट करते हुए चलेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन इसका सही। प्रश्न नंबर 42 है उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे भाषा की आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों को में समान रूप से हिस्सा लें। समाचार पत्र में छपी किसी छायालेख या कही गई बातचीत का निहितार्थ समझ लें। अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए यह जरूरी है कि बच्चे क्या करें, बच्चे हैं वो समाचार पत्र उसके अंदर छपी छाया लेख है कही गई बात उसका निहितार्थ समझ के यह हमारा इसका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है प्रकाश के द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है। भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, भाषा अधिगम को बाधित है वो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, चित्र से कैसे भाषा करेंगे हम, नहीं हो सकता। तो ये हमारा दूसरा इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा द्वितीय नाम क्या है। सांख्य अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन या बाहरी अभिक्रमित अनुदेशन। जो रेखीय आधारित अभिक्रमित अनुदेशन होता है वह बाहरी अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। इसका दूसरा नाम है वह हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 45 है कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बनाती है। उक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पाठ योजना से, शिक्षण विधि से, इकाई योजना से या शिक्षण कौशल से। तो यह एक इकाई योजना से संबंधित है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। क्रिया विशेषण है, विशेषण पदबंध है या संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है। पिछले सभी दिनों की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। क्या है, आज है वो गर्मी अधिक है। तो हमने आज को कर दिया है तो क्रिया विशेषण है इसके अंदर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्न में से किसके अंतर्गत आएगा। संदेह सूचक के, संकेतार्थ सूचक के, इच्छाबोधक वाक्य के या विधानार्थक वाक्य के। तो किसके अंदर चला जाएगा, यह विधानार्थक वाक्य के अंदर चला जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है मिश्र वाक्य का उदाहरण निम्नलिखित में से नहीं है। यह पूछा हाँ और नहीं, हमें सबसे पहले वे मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। जब ईमानदारी से काम करोगे तो शांति से रह सकोगे। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई हम जयपुर चले गए। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें
खरीदनी थी। मिश्र वाक्य का उदाहरण वो नहीं है, ये पूछा है हमें। तो आप परिश्रम किया, और यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। और सभी, जब, जैसे, और वह, उस, क्योंकि, तो ये मिश्र वाक्य के हैं। पहला ऑप्शन है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, अयोग्य व्यक्ति के पास अयोग्य व्यक्ति को पिसा मिलना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा होगा? बिल्ली के हाथों छींका टूटना, छप्पर फाड़ फाड़ बरसना, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठोकर से घड़ा फोड़ना। ठोकर से घड़ा फोड़ना, अयोग्य व्यक्ति को पेशा मिलना, यह है अंधे के हाथ बटेर लगना, हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका सही। प्रश्न नंबर 50 है, बगल में छोरा देश में ढिंढोरा। बगल के अंदर छोरा है और देश में ढिंढोरा पीटती फिर रही है। लोकोक्ति का सही अर्थ हमें चयन करना है। किसी भी वस्तु के खो जाने पर हड़बड़ी करना, वस्तु के पास होने पर भी दूर दूर की तलाश करना, चीज़ को खोकर के शोर मचाना, शोर मचाते हुए वस्तु की तलाश करना। तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा कि पास में वस्तु है लेकिन उसको दूर में ढूंढना, यह हो जाएगा दूसरा। अब हमें गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से एक वचन शब्द की शुद्ध वर्तनी है? पति, श्रीमती, स्त्री और स्त्री। तो पति है वो छोटा होता है, श्रीमती बड़ी होती है, स्त्री बड़ी होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही है, और सही हमें पूछा है तो सही हो जाएगा तीसरा। प्रश्न नंबर 52 है, स्त्रीलिंग शब्द है? प्रणाली, समाज, लोक, परमेश्वर। तो प्रणाली है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, पाश्चात्य अंधानुकरण से समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, वाक्य किस काल का है? दिग्भ्रमित हो रहा है ये देखना है। सामान्य भूतकाल का, सामान्य वर्तमान का, अपूर्ण भूतकाल का, या अपूर्ण वर्तमान का? रहा है, रही है, तो चल रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल इसके अंदर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, वाक्य सामान्य वर्तमान काल के रूप में होगा। हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय होता रहेगा। हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय होता है, हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय होता रहता था, इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंदर बदलना था हमें? वर्तमान काल के अंदर और सामान्य वर्तमान काल के अंदर बदलना था। तो हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय होता है, ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, रेखाविद शब्द अमूल्यन का अर्थ होता है विकास, सजावट, बढ़ोतरी या गिरावट। तो अमूल्यन जो वस्तु होती है, अवमूल्यन पूछा है। अमूल्य और अवमूल्यन इसका अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो गिरावट हो जाएगा। अव और मूल्य ये पूछा है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, व्यापक शब्द का संधि विच्छेद होगा। व्यय प्लस अप प्लस कै, व्याप प्लस कै, वी प्लस आपक, वी प्लस आप प्लस कै। तो व्यापक का संधि विच्छेद वी प्लस आप प्लस कै हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, समाज में गीत कविता को जो जगह दी वह जगह लगातार सीमित हुई, वाक्य के अंदर रेखांकित पद है, उसके अंदर हमें समास है वो पूछा है। प्रश्न क्या है? समाज में गीत कविता को अव्यय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। तो क्या पूछा है? रेखांकित पद, तो रेखांकित मैंने गीत और कविता को कर दिया, तो यहाँ पर कौन सा समास है वो हो जाएगा? गीत और कविता, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, संस्कृति शब्द में कौन सी संधि है? संस्कृति यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। तो संस्कृति जो शब्द है उसके अंदर व्यंजन संधि है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है? भिक्षा, परीक्षा, संस्कृति और स्कूल। तो कौन सा शब्द है? 3 शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं और अलग है। तो भिक्षा, परीक्षा, संस्कृति, ये होता है स्कूल, लेकिन यह है स्कूल वाला है, ये अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चाहे, वांछा, इशु या गाछ। तो इच्छा शब्द का है वो वांछा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम संस्कृत भाषा नंबर दूसरी है, संस्कृत के 30 प्रश्न है वो करने वाले हैं।
संस्कृत का पहला प्रश्न यानी 61 नंबर का प्रश्न है। सॉरी। स्वर्ण स्वम इत्यत्र पदस्मेन समास, इसके अंदर कौन सा स्वर्ण स्वम के अंदर समास है? स्वर्ण स्वम के अंदर बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास? तो बहुव्रीहि समास इसके अंदर है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनेकसु प्राचीन ग्रंथेषु असमय महिमा रेखांकित पद में विभक्ति है। अनेक केसु है, इसके अंदर कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन, पंचमी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन या सप्तमी बहुवचन? तो इसके अंदर सप्तमी बहुवचन है, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है। विहितम शब्द अस्मिने प्रकृति प्रत्ययो लिखित। विहित कत, वि प्लस हित प्लस कत, विधा प्लस कत, वि प्लस हित प्लस कत, वि प्लस हित प्लस कतम। तो विहितम यह पूछा है हमें, तो विहि प्लस विधा प्लस कत विद्यक्ति हो जाता है विहित, तो वि प्लस ही प्लस कतम, चौथा ऑप्शन है वी प्लस ही कतम। अच्छा, विहितम पूछा है तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है। अस्यम महिमा वर्णित इत्यत्र महिमा शब्द से लिंग कौन सा इसके अंदर लिंग है? महिमा के अंदर हमें लिंग पूछा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या वह लिंग है? तो इसके अंदर पुल्लिंग शब्द है या पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 65। विराजमाना शब्द से अस्मिन प्रत्यय कै? शरत है, मतुप है, इमनिच है या सानच? तो इसके अंदर सानच प्रत्यय है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है। समाविष्ट शब्द अस्मिन शब्दे अस्मिन उपसर्गा भवंती। तो समाविष्ट इसके अंदर कौन सा है? सम आ प्लस विष, सम प्लस आवी, सम प्लस आंग, सम प्लस आंगी प्लस आंग प्लस वी। तो सम प्लस आंग है, समाविष्ट हो जाता है, तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है। गच्छतु इत्यत्र शब्देन अस्मिन लकार अस्ति। इसके अंदर कौन सा लकार है? किसके अंदर? गच्छतु। गम प्लस लट प्लस बहुवचन, गम लोट लकार बहुवचन, गम लोट लकार एक वचन या गम लिट लकार एक वचन? तो इसके अंदर गम लोट लकार एक वचन है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है। उपयुक्त श्लोक अस्मिन छंदोयम भवति भवितु शक्यते। उसके अंदर श्लोक कौन सा है? छंद के अंदर वंशस्थ है, वंशतलिका है, उपेंद्र वज्रा है या भुजंग प्रियात है? तो इसके अंदर वसंतलिका छंद का प्रयोग है वो हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 69 है। पथ है पदेश में मूल शब्द को अस्ति। पथ इसका मूल शब्द क्या है? पथिक और पथिका है, पथिन है, पथ है, तो पथिन है इसका मूल शब्द होता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है। अध्यय पदेस्मिन संधि पदम किम। तो इसका संधि पद कौन सा होगा? अध्यय के अंदर यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या पूर्व संधि है? तो इसके अंदर कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि का प्रयोग इसके अंदर हुआ है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है। उच्चारण स्थानीन प्रयत्ना किधाभ्यांसर त्रय चत्वारी पंच 5 या 60। तो इसके अंदर 5 होते हैं उच्चारण स्थान। प्रयत्ना किधर कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है। अनिवर्णीय परिकल्पनम सकलिंग अस्मिन् ग्रंथे प्रतिपादम। अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायणे मेघदूते, कुमार संभे। तो अनिवर्णीय परकल्त्रम शकुलिंग कस्मिन ग्रंथ से प्रतिपाद में, तो ये कहाँ से हमें? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है। बालकान मोदकम रोचते वाक्यस्मिन् शुद्ध रूपम। बालक मोदक रोचयते, इसका हमें शुद्ध वाक्य है वो करना है। बालकाः मोदकः रोचयते।
बालकाय मोदकाः रोचते, बालकाय मोदकम रोच्यते, बालकाः मोदकान रोचते, तो बालका मोदकम रोचते तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है नृप दृष्टि रक्षति वाक्यस्मिन् शुद्ध स्वरूपम। नृप प्लस दष्टाय रक्षति, नृप प्लस दष्टात् रक्षति, नृप प्लस दृष्टेन, नृप प्लस दृष्टेन रक्षति, नृप प्लस दृष्टाय रक्षति। तो इसका हमें शुद्ध करना है। नृप दष्ट, नृप है दृष्ट रक्षति, तो नृप दृष्टाय रक्षि इसका हो जाता है पहला ऑप्शन है, नहीं 74 नंबर का क्या है, नृप दृष्ट रक्षति, तो नृप दृष्टाय नहीं दृष्टात हो जाता है, दृष्टाय दूसरे में है, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है बलाघात इति कदा प्रयोक्ते दर्श्यते। बलाघात का प्रयोग कहाँ होता है? गहन पठन में, मौखिक अभिक्त्य कत्याम में, या लिखितामिव्यक्तायाम में, या मौन पठन के अंदर। तो बलाघात है उसका मौखिक कथान के अंदर इसका प्रयोग होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है लेखन कौशल से वर्धीर भवती। पत्र लेखनाने, गीत श्रवण लेखन, सूत्र कंठस्थीकरणेन, या शुद्ध उच्चारणेन। तो लेखन कौशल का है वो पत्र लेखन के अंदर है वो होता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है अहम अमृतम विषाम्भि वाक्यस्याय वाच्य प्रयत्नं कुरुत। मयाम अमृतम पीयते, मयाम अमृतम पीयते, मयाम अमृतम पास्यते, अहम अमृतम पीयते। तो इसका मया अमृतम पीयते हो जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है कथा विधि अस्य कौशल से विधिर अस्ति। कथा विधि है वो इसका कौशल पठन कौशल में, लेखन कौशल में, श्रवण कौशल में, या भाषण कौशल में। कथा विधि है वो पठन कौशल के अंदर आती है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल है। ध्वनि विज्ञान का संबंधित कौशल है श्रवण पठने, श्रवण लेखने, श्रवण भाषणे, श्रवण पठने। तो इसका क्या हो जाता है? ध्वनिर्विद्या है तो श्रवण कौशल के अंदर आता है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है सौ जन है चैजनो माँ भूत है कस्मिन कौशल प्रियंग प्रसंग है कविता। श्रवण कौशले, भाषण कौशले, पठन कौशले, या लेखन कौशले। तो इसका भाषण कौशल के अंदर है वो होता है। तो प्रश्न नंबर 81 है भाषाया कौशले नास्ति। भाषा का कौशल नहीं है। श्रवण कौशल, भाषण कौशल, चिंतनम लेखनम, चिंतनम इस कोई भी कौशल नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है श्रेष्ठ पाठ से है गुणेशु एतत् नास्ति। कौन सा है? वो नहीं है। मधुर्य है, अक्षर व्यक्ति है, परिच्छेद है, यथा लिखित पाठवा है, ये नहीं होता है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है विभाषा कतिधा भवति। विभाषा कितनी होती है? विभाषा द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, या पंचधा। तो विभाषा है वो त्रिधा होती हैं, तीसरी के नाम से जाना जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है भाषण कौशल हेतु आवश्यकम नास्ति। भाषण कौशल का आवश्यक नहीं है। भाषा क्रीड़ा अभिनयम संभाषणम विद्यति। भाषा कौशल नहीं है यह होता है, लेकिन विद्यति नहीं होता। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है तुलनात्मक प्रश्न है कस्मिन शिक्षण भवीर तुम मरती। व्याकरण सीखने, गद्य सीखने, पद्य सीखने, या अनुवाद सीखने। तो तुलनात्मक प्रश्न है वो कौन सा इसके अंदर है? वो तुलनात्मक कौशल है नहीं होता है, तो पद्य शिक्षण के अंदर नहीं होता है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है दुशून्य कौशल भवती। शब्दिकम है, अशब्दिकम है, उभव या न कोअपि। तो क्या हो जाएगा? उभव हो जाएगा, दोनों होते हैं इसके अंदर, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 उपचारात्मक शिक्षणे नवे भवीर तुम मूर्ति। उच्चावर्धन, अभ्यास, उपवास, या सहानुभूति। तो नवी नहीं होना चाहिए, बहिर्मुहूर्त नहीं होना चाहिए, उपचार शिक्षक उपवास नहीं होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है लेखन उच्चारण हेतु अनुकरण विधि समुपयोगी सयात। प्राथमिक स्तर के लेखन की
जो समूहोपयोगी अनुकरण विधि है वो प्राथमिक स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो उच्चारण है, अनुकरण विधि है वो पहली कक्षाओं के लिए होती है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है 5 तक। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, शिक्षण कौशलाम समुच्चय उपयोगम भवति। समुच्चय उपयोगी क्या हो जाएगा? कक्षा बहिर्गमेन, कक्षायामन्तम, या उभयो, या न कोअपि। तो क्या हो जाएगा? कक्षा शिक्षण कौशल का समुचित उपयोग क्या होना चाहिए? उभय होना चाहिए, दोनों कक्षा के बाहर और अंतर दोनों होता है, वही होता। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, गृह कार्य से मुख्य उद्देश्यम। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रनाम व्यस्तता, नहीं, छात्रों का व्यवस्थित करना बिल्कुल नहीं होता है। पाठ्य से पुनर्वाचन बिल्कुल सही होता है, पाठ्य का पुनर्वाचन करना होता है। और सुलक्ष्य योग्यता का विकास नहीं होता है पाठन कौशल से रुचि उत्पन्न करने के लिए, लेकिन यह पठन का पूर्ववाचन हो जाए इसलिए होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने आज जो 20 नंबर मॉडल पेपर है वो कर लिया है। आप अपनी तैयारी है वो सही ढंग से कर रहे हैं। अब हमारे पास समय है वो अधिक नहीं बचा है साथियों, तो हमें गहनता से हमें करना होगा और मॉडल पेपर है उसको हमें करते रहना है। तो आगे की चर्चा अगले मॉडल पेपर के साथ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।